I am Dr. Shweta Agarwal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. Here we will discuss about various modes of knowledge acquisition. We have already discussed what is knowledge acquisition, nature and characteristics of knowledge acquisition. Various modes, sources, factors affecting knowledge acquisition. एक्चुअली जो मोड है नॉलेज को एक्वायर करने के, वही नॉलेज एक्विजिशन के सोर्सेस यानी कि स्रोत, फैक्टर्स, उसको प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। इनको बेसिकली हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, पर्सनल और सेल्फ, एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल। पर्सनल और सेल्फ मोड्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें तीन मेन मोड हैं, सेंसरी मोड, रेशनल मोड और इंट्यूटिव मोड। सेंसरी मोड थे जो सेंसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को एक्वायर कर रहे थे, वो सेंसरी मोड थे। रेशनल मोड की हम लॉजिकली किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हर चीज़ को लॉजिकली देखते हैं, वो क्या थे, वो थे हमारे रेशनल मोड। और इंट्यूटिव मोड थे जो कि हमारे ब्रेन से, माइंड से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन वो क्या थे, वो इमीडिएट आते थे हमें, जैसे जिसे हम सिक्स सेंस कह देते हैं। एकदम से हमारे दिमाग में आता है कि ये इस वजह से ऐसा हुआ होगा या इसका रीज़न ये होगा। तो वो क्या है, वो भी नॉलेज एक्विजिशन है, लेकिन वो है इंट्यूटिव मोड। नेक्स्ट मोड आता है एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल मोड। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, फैमिली, सोसाइटी, मास मीडिया और गवर्नमेंट। एनवायरमेंटल एक्सटर्नल मोड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, इसमें हम फैमिली लेते हैं। फैमिली इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल मोड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन बिकॉज इट इज़ अ प्राइमरी या बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। एक्चुअली कोई भी बच्चा जब बर्थ लेता है तो वो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है, फैमिली के। फैमिली में भी वो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है, अपने पेरेंट्स के। तो पेरेंट्स जो हैं वो नॉलेज एक्विजिशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है या मोड है। उनके थ्रू वो सबसे अच्छे तरीके से नॉलेज को एक्वायर करता है। और उनकी क्या क्या चीज़ उस बच्चे के नॉलेज एक्विजिशन में इफ़ेक्ट करती हैं, क्या इफ़ेक्ट करती हैं, उनका एजुकेशनल स्टेटस, उनका ऑक्यूपेशनल स्टेटस, उसके पेरेंट्स की उनकी एजुकेशनल स्टेटस क्या है, वो कितने पढ़े हुए हैं, किस लाइन की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है या नहीं, या सेकेंडरी एजुकेशन ही लिए हुए हैं, और कोई पर्टिकुलर वोकेशनल या ऑक्यूपेशनल स्टेटस उनका कैसा है। वोकेशनल एजुकेशन से मीनिंग है कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इस टाइप का, या क्लर्क है। तो उनकी ऑक्यूपेशनल और वो एजुकेशनल स्टेटस जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट पर, अपने चाइल्ड की एक्टिविटीज़ पर, उनको जो एक होम एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जाता है उस पर इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि वो होम एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली उनकी ऑक्यूपेशन को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अकॉर्डिंग बच्चा उस एनवायरनमेंट से ऑटोमेटिकली कई सारे कंसेप्ट, कई सारी नॉलेज को एक्वायर करता हुआ आगे चलता रहता है। इसी तरीके से उन पेरेंट्स का और फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी नॉलेज एक्विजिशन के को इफेक्ट करता है। कैसे करेगा, अब ये देखिए कि हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की यदि फैमिली है तो वो उसको नॉलेज एक्वायर करने के लिए वेरियस सोर्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, इंटरनेट और अलग अलग टाइप के कुछ मैगज़ीन हैं और बुक्स हैं, जो बहुत सारी बुक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती हैं। और आजकल कई सारे ऐप्स आ रहे हैं, कई सारी टेक्निकल ऐप्स ऐसे आ रहे हैं जिनसे बहुत इजीली लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप किया जा सकता है, बहुत इजीली बहुत अच्छी नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो हाई इकोनॉमिक स्टेटस वाली फैमिली अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकती है। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी नॉलेज एक्विजिशन का एक एक्सटर्नल मोड है कि हम वेरियस मोड्स के थ्रू किस किस तरीके से, कौन कौन से मोड्स अपने बच्चे को प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिससे कि वो नॉलेज को
इफ़ेक्टिव मैनर में एक्वायर कर सके। एक्चुअली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नॉलेज एक्विजिशन केवल किसी चीज़ को समझना नहीं है। नॉलेज एक्विजिशन है कि न्यू नॉलेज को एग्जिस्टिंग नॉलेज से एसेम्बलेट करना, एक्यूमुलेट करना और उसको इक्विलिब्रियम की स्टेज में लाने के लिए एक सिस्टमेटाइज ऑर्गेनाइज मैनर में माइंड में मैनेज करना, वो नॉलेज एक्विजिशन है। वो तभी होगा जब इफेक्टिव मैनर में नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कब अच्छा होगा? जब हम एक्सटर्नल मोड, बहुत इफेक्टिव एक्सटर्नल मोड यूज़ करेंगे, और वो इफेक्टिव एक्सटर्नल मोड अधिकतर हमारी सोसाइटी में एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो एक्सपेंसिव एक्सटर्नल मोड कौन प्रोवाइड कर पाएगा? एक हायर इकोनॉमिक स्टेटस की फैमिली प्रोवाइड कर पाएगी। तो नॉलेज एक्विजिशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, कभी कभी क्या होता है, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे अभी हमने बोला कि हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होगा तो बच्चे की नॉलेज एक्विजिशन हाई ही होगी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स सारे सोर्सेस तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो उस पर फुल अटेंशन नहीं दे पाते। क्योंकि ये देखिए, एक छोटा बच्चा है, यदि हम ये कह दें कि टेक्नोलॉजी अपने आप में भरपूर है, अपने आप में सफिशिएंट है, एफिशिएंट है, कि वो बच्चे को बहुत अच्छी इफेक्टिव नॉलेज दे सकती है, लेकिन नहीं, उसको सपोर्ट, ये हम सेकेंडरी लेवल पे मान सकते हैं कि हाँ, बच्चे को अच्छे मोड्स, अच्छे रिसोर्सेज प्राप्त हो रहे हैं, तो वो अच्छे अपनी नॉलेज को हाई कर सकता है, नॉलेज लेवल को ऊंचा कर सकता है। लेकिन यदि प्राइमरी लेवल पे लिया जाए तो प्राइमरी लेवल पर उसको अपने टीचर की, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे बेस क्लियर होते हैं। इवन वहाँ यदि बहुत इफेक्टिव पढ़ने अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई सारे ऐप्स हैं तो बच्चे को, लेकिन वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ने नहीं आते, तो किसको बताने की ज़रूरत है? ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनसे वर्ड्स बनते हैं, इसके लिए टीचर की और पेरेंट्स की ज़रूरत होगी। इसीलिए फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, ये भी नॉलेज एक्विजिशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मोड है। यदि पेरेंट्स इस टाइप के हैं, देखिए टीचर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना है, नॉलेज को इफेक्टिव मैनर में ट्रांसफॉर्म करना है ताकि नॉलेज एक्विजिशन हाई हो। लेकिन पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल नर्चर में फूड प्रोवाइड या उसकी डेली नीड्स, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना नहीं है। बेसिक नीड्स के साथ उसको नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए उनका पेरेंट का बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल मोड हो जाता है, जिसके बिना जो चाइल्ड है वो नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाता। यदि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे ऐप्स, बहुत अच्छे इंटरनेट फैसिलिटी, बहुत अच्छी बुक्स प्रोवाइड कर दूँ, तो क्या मैं ये 100% श्योर हो जाऊंगी कि मेरा बच्चा ऑटोमेटिकली उसे पढ़ लेगा, उसे नॉलेज एक्वायर कर लेगा, उसे सही डायरेक्शन में नॉलेज एक्वायर करेगा? नहीं। इसके लिए मुझे अपने बिहेवियर में चेंज करना होगा कि मुझे उसे पर्टिकुलर टाइम देना होगा। उसमें से जो भी स्टोरी यदि वो पढ़ रहा है उसमें से सही वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, नॉर्म्स ये निकालने होंगे। इवन केवल स्टोरी में से वैल्यूज़ नहीं बताने होंगे, मेरे को अपने बिहेवियर में भी वो वैल्यूज़ शो करने होंगे, रोल मॉडल बनना होगा, तभी वो बच्चा उन वैल्यूज़ को एक्वायर कर पाएगा। वो केवल उस पर्टिकुलर स्टोरी को पढ़ने से नॉलेज को या उन वैल्यूज़ को एक्वायर नहीं कर पाएगा। तो मेरा बिहेवियर, यानी कि एक पेरेंट का बिहेवियर भी नॉलेज एक्विजिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल और इम्पॉर्टेंट मोड होता है। आप लोगों ने नॉर्मली कई बार सुना होगा कि कोई यदि अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा होता तो उससे क्या कहा जाता है, किस फैमिली को बिलोंग करते हो, यानी कि फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, किसमें? आपके बिहेवियर में। तो आपका बिहेवियर पे इम्पैक्ट एक्चुअली किसका पड़ता है? आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली मेम्बर्स का। अब पेरेंट्स की क्या चीज़, एक चीज़ और नॉलेज एक्विजिशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्या है? यह एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड है, ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ। देखो, हेल्थ में एक्चुअली हम फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड देख लेते हैं। तो फिज़िकल हेल्थ एक्चुअली सपोर्टिव फैक्टर है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, लेकिन वो एक मोड हम नहीं कह सकते। इसके आगे कुछ हेल्थ के और टाइप्स हैं जिनको हम एक्सटर्नल मोड कह सकते हैं नॉलेज एक्विजिशन का। तो इस तरीके से कौन कौन सी हेल्थ को इनमें इन्वॉल्व किया जाता है या कौन सी हेल्थ एक एक्सटर्नल मोड की तरीके से काम आती है, इनमें है मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, कल्चरल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ।
एक्चुअली अभी हमने बात करी बिहेवियर ऑफ पेरेंट। तो बिहेवियर जो है वो किसी भी पर्सन के लिए बात की जाए तो किसी भी पर्सन का बिहेवियर उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी सोशल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी का भी मेंटल हेल्थ यदि पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली उसकी इमोशनल हेल्थ भी पॉजिटिव होगी, और जब इमोशंस पॉजिटिव है, इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सोशल हेल्थ भी, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल रिलेशनशिप, सोशल वैल्यूज़ वो अच्छे हो सकते हैं। और साथ में वो जब उसके सोशल रिलेशनशिप अच्छे होते जाते हैं तो वो उसका कल्चरल हेल्थ भी ऑटोमेटिकली हायर होती जाती है। और जब ये सारी हेल्थ अच्छी होती है तब ऑटोमेटिकली वो स्पिरिचुअलिटी में, वो ट्रूथफुलनेस में विश्वास करने लगता है, तो उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली ये जो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, कल्चरल और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात की गई है, ये सब एक हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। सबसे लोअर लेवल की फिजिकल हेल्थ होती है, उसके ऊपर मेंटल, इमोशनल, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल हेल्थ को अरेंज किया जाता है। तो जैसे जैसे किसी भी पर्सन की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, फिजिकल हेल्थ एक्चुअली फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, तो फिर उसके बाद आती है कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। फिर उसके बाद उसकी जब मेंटल हेल्थ का मतलब है उसकी थिंकिंग, थॉट्स, उसके बिलीव, और फिर उसके बाद उसके ऑटोमेटिकली इमोशंस पॉजिटिव होते जाते हैं, फिर सोशल रिलेशनशिप अच्छे होते जाते हैं, कल्चरल हेल्थ अच्छी होती जाती है, और लास्टली स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होने के चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं। तो यदि एक पेरेंट की सारी हेल्थ अच्छी है या सारी हेल्थ जिस स्टैंडर्ड स्टेटस की हैं वो भी बच्चे को नॉलेज एक्विजिशन के लिए इफेक्ट करेगी। अब मानो कि एक फैमिली है, उसके पेरेंट्स को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, यानी कि इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, और इमोशनल हेल्थ अच्छी ना होने का सिंबल ऑटोमेटिकली ये है कि उनकी मेंटल हेल्थ भी नहीं अच्छी होगी, उनके थॉट नहीं अच्छे होंगे, तभी तो वो उनके इमोशंस, उनमें नेगेटिव इमोशंस जनरेट होंगे। अब जब नेगेटिव इमोशंस जनरेट होंगे तो ऑटोमेटिकली उन नेगेटिव इमोशंस का इम्पैक्ट उनके सोशल रिलेशनशिप पर पड़ेगा, और सोशल रिलेशनशिप जब बिगड़ते जाएंगे तो कल्चरल हेल्थ भी बिगड़ती जाएगी, और जिसकी वजह से उनका बिहेवियर खराब होता जाएगा। अब बिहेवियर जैसा वो बच्चा अपने होम एनवायरनमेंट में देखेगा अपने पेरेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग वो भी वैसा ही बिहेवियर करेगा, वो वैसी ही नॉलेज को एक्वायर करेगा, वही कुछ चीज़ें सीखेगा कि मेरे को सोसाइटी के साथ ऐसे ट्रीट करना है। इसीलिए एक पेरेंट को सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपनी अंदर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, फ्रूटफुल थिंकिंग और सोसाइटी में वेल एडजस्टेड होना चाहिए, तभी वो अपने इस चाइल्ड को भी एक अच्छी नॉलेज दे सकेगा, गुड नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्टिव हो सकेगा। इसके बाद आता है फैमिली में, जैसे हमने पेरेंट्स की बात कर ली, इसके बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सिबलिंग्स का, भाई बहनों का। ठीक है, और भाई बहनें कौन से हैं? कज़न नहीं है यहाँ पे सिबलिंग है, यानी कि रियल ब्रदर एंड सिस्टर। इनका इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ता है, और इन सिबलिंग की भी यही सब कुछ, एजुकेशनल स्टेटस, उनके इंटरेस्ट, उसके साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, यानी कि उनकी पर्सनालिटी, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, वैल्यूज, ट्रेड्स, उनकी हेल्थ, इन सब का इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है, और ये भी एक एक्सटर्नल मोड होते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि सिबलिंग का इंटरेस्ट जिसमें होता है, यदि एल्डर सिबलिंग इंजीनियर बन रहा है तो ऑटोमेटिकली जो यंगर वन होता है उसका भी इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में डेवलप होने लगता है। तो यानी कि क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि वो एक एक्सटर्नल मोड की तरह सिबलिंग काम कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज को अपने यंगर वन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिसको कि वो यंगर वन एक्वायर करता जा रहा है, और वो एक्विजिशन उसके आगे के ऑक्यूपेशन पर या ऑक्यूपेशनल एजुकेशन पर, ऑक्यूपेशनल एस्पिरेशन पर इम्पैक्ट डालता है। इसी तरीके से फैमिली में और कौन मेंबर हो सकते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, और अदर फैमिली मेंबर्स जैसे अंकल आंटी, कुछ भी हो सकते हैं, उन वो भी एक एक्सटर्नल मोड आते हैं। नॉर्मली हाँ, जो एक हमारा ट्रेंड है वो हम ये मानते हैं कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है
जॉइंट फैमिली में बच्चे की पढ़ाई पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उनके बिहेवियर पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जो कई सारे स्पिरिचुअल, रिलीजियस, कल्चरल बातें होती हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स से ऑटोमेटिकली ग्रैंड चाइल्ड में जाती रहती हैं, तो उसकी वजह से वो उस टाइप की नॉलेज को एक्वायर कर पाते हैं। लेकिन आजकल जैसे जैसे टाइम टू टाइम प्रेजेंट सिनेरियो ये कहता है कि चेंजेस हो रहे हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स का इंटरेस्ट भी स्पिरिचुअलिटी से कम होता जा रहा है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी कम हो रहा है। इसीलिए आज के टाइम में स्कूल में कल्चरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजन एक्चुअली ऐसी नहीं कि रिलीजन में डिफरेंसेस बताए जाए। रिलीजियस एजुकेशन से मतलब है कि सेकुलरिज्म की को बढ़ावा देना है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है, और ये बताना है कि सारे धर्मों में सब धर्म समान की बात की गई है, एक स्पिरिचुअल गोल की बात की गई है। तो इसे कन्वे करने की, इसे टीच करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि हमारा DI फॉलो कर रहा है। यहाँ पर एक CRC, CEC, रिलीजन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड कोर्सेज चलते हैं, वो कुछ हद तक हमें ये बताने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं कि सारे धर्मों में एक बात कही गई है, वहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है, वहाँ अल्टीमेट गोल है ईश्वर, उस ईश्वर को पाना है और उस ईश्वर को पाने के लिए सही रास्ते अपनाने हैं। तो इस नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फैमिली में जो जो मेंबर होते हैं उनकी वेरियस फैक्टर्स एक्सटर्नल मोड की तरीके से काम करते हैं, जो कि बच्चे की नॉलेज एक्विजिशन में अच्छा इम्पैक्ट। अब आता है एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल मोड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन सोसाइटी के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं, नेबर, स्कूल, मास मीडिया, गवर्नमेंट। जिस तरीके से देखो, कोई भी सोसाइटी है उसकी प्राइमरी यूनिट क्या है? फैमिली के बाद किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट पर, उसकी एक्टिविटीज़ पर, उसकी नॉलेज एक्विजिशन पे किसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है? उसके नेबरहुड का, यानी कि उसके आसपास कौन लोग, कैसे लोग रहते हैं, उनकी एजुकेशनल स्टेटस क्या है, वोकेशनल स्टेटस क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ये ऑटोमेटिकली दूसरे बच्चे पर इम्पैक्ट डालता है और वो उसकी नॉलेज को एक्वायर, नॉलेज को एनहेंस करने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बाद आता है स्कूल, क्योंकि बच्चा अपना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर बिताता है? स्कूल में। तो स्कूल की डिटेलिंग हम आगे करेंगे। अब इसके बाद है मास मीडिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर और एक्सटर्नल मोड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि ये वेरियस सोर्सेज के थ्रू नॉलेज को कन्वे करने का काम ही है इसका। मास मीडिया का काम क्या है? नॉलेज कन्वे करना। अब किस टाइप का नॉलेज वो कन्वे कर रही है, उसी टाइप का नॉलेज कोई भी एक स्टूडेंट है, चाइल्ड है, वो एक्वायर करेगा। तो ये किस स्टैंडर्ड के हैं मास मीडिया के जितने भी सोर्सेज, ये डिपेंड करेगा बच्चे की नॉलेज एक्विजिशन पे। जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, रेडियो, FM, TV, सोशल मीडिया और इंटरनेट, इस पर किस टाइप का कंटेंट डिलीवर हो रहा है, वो कितने मैनर्ड वे में है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटाइज्ड है, ये किसी भी बच्चे की नॉलेज एक्विजिशन को ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट करेगा। यदि सिस्टमेटाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होता है, नोन टू अननोन होता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का नॉलेज एक्विजिशन हायर लेवल का हो जाता है, वो उसको अरेंज कर पाता है, उसको अचीव कर पाता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म में ईजीली अपने ब्रेन में सेट कर पाता है, मैनेज कर पाता है। इसके बाद सोसाइटी का अदर फैक्टर आया कि गवर्नमेंट जो है वो भी एक नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन का एक सबसे अच्छा मोड है, जो कि नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के लिए और नॉलेज को एक्वायर करने के लिए एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाती है। ये एजुकेशन पॉलिसीज़ ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को
इफ़ेक्ट करती है। और जब नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इफ़ेक्टिव होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन भी हायर हो जाता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट पब्लिश करती है अलग अलग टाइप के जर्नल्स को, बुक्स को, तो किस कैटेगरी की जर्नल या किस कैटेगरी के बुक्स मेरे को पब्लिश करवाने हैं, उसमें किस टाइप का कंटेंट होगा, कैसा अरेंजमेंट होगा, कैसा प्रीवियस नॉलेज से कोरिलेशन होगा, ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ पर। तो ये पॉलिसीज़ जितनी इफ़ेक्टिव होंगी, जितनी अच्छी होंगी और जितनी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होंगी, उसके एजुकेशनल साइकोलॉजी पर बेस्ड होंगी, उतना ही क्या होगा, उतना ही वो स्टूडेंट नॉलेज को एक्वायर कर पाएगा, उसको उसका नॉलेज एक्विजिशन लेवल हाई होता जाएगा। इसी तरीके से इसके बाद और नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ स्कूल। स्कूल से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट हैं। एक्चुअली हम लोग स्कूल से रिलेटेड हैं, आप लोग वुड भी टीचर्स हो, तो इसीलिए हम जो एक्सटर्नल मोड है उसमें स्कूल कंपोनेंट को डिटेल में करते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, और नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन जब इफेक्टिव होगी या जिस भी जैसे भी होगी उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन पर पड़ेगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है टीचर, क्योंकि टीचर क्या करता है, टीचर डायरेक्ट रोल अदा करता है नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने में। तो नॉलेज ट्रांसफॉर्म करने में टीचर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉम्पिटेंसी, यानी कि उसकी एजुकेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन, और उस क्वालिफिकेशन में उसका स्टैंडर्ड। एक 60% से पास आउट बीएड वाला टीचर और एक 90% के साथ पास आउट होने के बाद बनने वाला टीचर, उन दोनों की टीचिंग इफेक्टिवनेस में ऑटोमेटिकली डिफरेंस होगा। और जब टीचिंग इफेक्टिवनेस में डिफरेंस होगा तो ऑटोमेटिकली जो लर्नर होंगे उनमें भी नॉलेज एक्विजिशन में उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो टीचर की कॉम्पिटेंसी, उसकी टीचर इफेक्टिवनेस यानी कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी कॉम्पिटेंसी कहती है। एक्चुअली टीचर इफेक्टिवनेस में 3 चीज़ें बेसिकली काम करती हैं। क्या? कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर, उसकी परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर, एंड इम्पैक्ट और एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट टूवर्ड्स टीचर। तो उस टीचर की कॉम्पिटेंसी कैसी होगी, अब उस कॉम्पिटेंसी के साथ वो कैसे परफॉर्म करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग, कुछ बहुत हायर एजुकेशनल स्टेटस, वोकेशनल स्टेटस वाले टीचर्स भी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं पढ़ा पाते, जितना कि कम परसेंटेज वाले टीचर ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैनर में पढ़ा देते हैं। तो कॉम्पिटेंसी के साथ हमें टीचर की परफॉर्मेंस को भी देखना है। तो टीचर कॉम्पिटेंसी, टीचर परफॉर्मेंस, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे, और स्टूडेंट्स का उस टीचर के लिए क्या एटीट्यूड है, ये सब मिलाकर एक टीचर इफेक्टिवनेस बनाती है। तो उस टीचर की जितनी हाई इफेक्टिव टीचर होगा उतनी उन लर्नर की नॉलेज एक्विजिशन भी हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंसेस, ये आपको पता होगा कि बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितनी अकल ठोकर खाने से आती है। तो ये ठोकर कहाँ से मिलती है? ये ठोकर मिलती है एक्सपीरियंसेस से। तो जितना एक्सपीरियंस होल्ड टीचर होगा उतने उसको एक्सपीरियंस के थ्रू अपने बच्चों को टैकल करना आ जाएगा, अच्छी नॉलेज या इफेक्टिव नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन करना आ जाएगा। जब वो इफेक्टिव नॉलेज ट्रांसफॉर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली जो लर्नर होगा उसको उस नॉलेज को एक्वायर करना उतना ईजी हो जाएगा। तो टीचर का एक्सपीरियंस भी नॉलेज एक्विजिशन के लेवल को इफेक्ट करता है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, जितनी इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ होंगी उतना ही नॉलेज एक्विजिशन ऑटोमेटिकली हाई होगा। तो ये भी एक अच्छा मोड है। यदि टीचर चाहता है कि मेरे स्टूडेंट्स का नॉलेज एक्विजिशन लेवल हाई हो जाए तो उसको टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ प्रॉपर प्लान्ड मैनर में बनानी चाहिए, उसको बहुत अच्छे और एप्लीकेशन लेवल के टीचिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए। उसमें कई सारी टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, बहुत इफेक्टिव और स्कूल की फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग टीचिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए, इंटरेक्टिव सेशन लेने चाहिए जिसकी वजह से उसकी नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल भी हाई होता जाए और ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन भी हाई हो जाए। इसी तरीके से जिस तरीके से पेरेंट्स का बिहेवियर इफेक्ट कर रहा था, तो टीचर का बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन को इफेक्ट करेगा। अब टीचर के बाद स्टूडेंट या लर्नर किससे सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होता है? पीयर ग्रुप। अपने पीयर ग्रुप से सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहा है। तो वो किस पीयर ग्रुप में है उसकी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स इफेक्ट करते हैं उसके नॉलेज एक्विजिशन को,
कि उनकी थिंकिंग कैसी है, उसके फ्रेंड्स की, उनका एटीट्यूड कैसा है, इंटेलिजेंस कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, यदि किसी बच्चे का बिहेवियर ख़राब होता है तब कहते हैं कैसी संगति में रहते हो। संगति यानी कि पीयर ग्रुप, उसके फ्रेंड्स वो कैसे हैं। यदि उसकी संगति और पीयर ग्रुप्स अच्छा होता है तो उसका ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन भी अच्छा होगा। लेवल ऑफ अवेयरनेस, जो पीयर ग्रुप है उसका अवेयरनेस का लेवल क्या है, ये भी उसके पीयर ग्रुप के सारे लर्नर्स पर, सारे मेंबर्स पे इफेक्ट डालने वाला है। क्योंकि जितना अवेयरनेस का लेवल होगा, जितना हाई आईक्यू होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उनका एजुकेशनल एस्पिरेशन और एक्टिविटीज़ भी वैसी ही हो जाएगी। फैमिली बैकग्राउंड, पीयर ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है वो भी हर मेंबर की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। वेरियस टाइप ऑफ हेल्थ, उनकी भी थिंकिंग कैसी है। जैसे अभी हमने पढ़ा था फैमिली से रिलेटेड कि अलग अलग तरीके की हेल्थ होती है, बेसिकली 6 टाइप की हेल्थ होती है। तो यदि हम पीयर ग्रुप में कहें कि फिजिकल हेल्थ का इम्पैक्ट एक दूसरे पे नहीं पड़ता, लेकिन हाँ डाइटरी हैबिट्स पे, रूटीन पे इम्पैक्ट पड़ता है। यदि मेरा फ्रेंड जो भी है पीयर ग्रुप में वो जो रूटीन फॉलो करता है तो शायद वो रूटीन मैं भी फॉलो करने लग जाऊँ, कुछ चेंज उसमें आएंगे, कुछ चेंज मुझ में आएंगे, और डाइटरी हैबिट्स भी हम दोनों की एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालेगी। लेकिन मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सब तो इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। तो ये हेल्थ जिस टाइप की है तो पीयर ग्रुप के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर बच्चे की हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, और वो हेल्थ उसके नॉलेज एक्विजिशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्कूल। उस पर्टिकुलर स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर कैसा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ कैसे हैं, वो भी नॉलेज एक्विजिशन को इम्पैक्ट डालती है। अब जैसे हम अपने डीआई की बात लेते हैं तो डीआई में क्या है, यहाँ पर डेली हमें पढ़ना है, डेली डीएचएस करने हैं। तो डीएचएस करने की वजह से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने की हैबिट ख़त्म हो गई होती है, ग्रेजुएशन में ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारा बीएड तो सेकंड ग्रेजुएशन का कोर्स है। तो आप ग्रेजुएशन जहाँ से भी कर आए हैं, शायद आपको लिखने की आदत कम होगी, शायद आपको डेली क्लासेस की आदत कम होगी, लेकिन ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आप चाहते हुए ना चाहते हुए आपको यहाँ पे करना पड़ता है, और आपकी वो हैबिट फिर से बन जाती है। क्योंकि स्कूल लेवल तक तो आप डेली पढ़ते थे ना, डेली स्कूल जाते थे, तो वो हैबिट ऑटोमेटिकली जो कहीं जाके छुप गई थी वो वापस आ जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्कूल ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल होगा कि किस टाइम का है, कितनी देर का एक पीरियड है, कौन सा सब्जेक्ट पहले रखा गया है, कौन सा बाद में रखा गया है, किन किन एक्टिविटीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंपॉर्टेंस दी गई है या नहीं दी गई है। तो ये डिपेंड करेगा वहाँ के स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर पर। रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, बहुत ऑटोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है वहाँ का एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्कूल की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है, एकेडमिक स्टेटस कैसा है, और स्कूलों के कंपैरिजन में वहाँ का परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब इम्पैक्ट करती हैं एक बच्चे की नॉलेज एक्विजिशन को। इसी तरीके से वहाँ का करिकुलम। देखो, यदि हम किसी भी एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं, और किस चीज़ के लिए इंटरेक्ट करें, उस पर्टिकुलर करिकुलम के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हमने टीचर की तो बात करी, लेकिन टीचर की ये सब चीज़ें नॉलेज एक्विजिशन को इम्पैक्ट करती है, लेकिन डायरेक्टली नॉलेज एक्विजिशन किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर करिकुलम के लिए किया जा रहा है। तो करिकुलम का लेवल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये डायरेक्टली नॉलेज एक्विजिशन को इम्पैक्ट कर रही है। और साथ में क्या इम्पैक्ट कर रहा है, उसका वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम, उस पर्टिकुलर करिकुलम को कवर करने के लिए क्या एजुकेशनल सिस्टम को वो स्कूल फॉलो करता है, ये इम्पैक्ट करता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कंडक्ट करवाई जाती हैं उस पर्टिकुलर स्कूल में, उसके अकॉर्डिंग बच्चों में अलग अलग मोटर एक्टिविटीज़, अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज़, थिंकिंग और मेमोराइजेशन, इनोवेशन, क्रिएशन डेवलप होती है। इसके बाद कुछ और स्कूल से रिलेटेड कंपोनेंट आते हैं जिन्हें हमने अदर में डाला हुआ है, जैसे वहाँ की लाइब्रेरी कैसी रिच है, कौन कौन से रेफरेंसेस बुक हैं और कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, कि उनका एडिशन कौन सा है, कितनी अपडेटेड हैं, क्या ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी वहाँ पर है या नहीं। ये सब नॉलेज एक्विजिशन को एनहेंस करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं।
फिर उसके बाद आता है लेबोरेटरीज़, वहाँ की लेबोरेटरीज़ कितनी कैसी हाई टेक्निक है, कितनी नए से नए वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, ये भी नॉलेज एक्विजिशन को इफेक्ट करती है। इसी तरीके से वहाँ की टेक्स्ट बुक्स, कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स वहाँ पर यूज़ की जाती है, एनसीईआरटी से रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स हैं या अपनी अलग अलग टेक्स्ट बुक्स हैं। नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड में क्या है आजकल, आज की कंडीशन में भी, प्रेजेंट सिनेरियो में भी एनसीईआरटी की कुछ ही बुक्सों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, बाकी सब प्राइवेट बुक्स हैं। तो शायद उनका स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की बुक्स से कुछ डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से सीबीएसई बोर्ड्स या आईसीएसई बोर्ड्स उनको यूज़ नहीं करते हैं एनसीईआरटी की बुक्स को। लेकिन अभी भी स्टेट बोर्ड्स जितने हैं उनमें एनसीईआरटी की बुक्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन पूरे नेशनल लेवल पर एक एजुकेशनल स्टेटस स्टैंडर्ड बनाने के लिए एनसीईआरटी अभी भी प्रेफर करती है कि एनसीईआरटी की बुक्स को यूज़ किया जाए, और इवन इसीलिए एनसीईआरटी ने अपने बुक्स के लेवल को, स्टैंडर्ड को हाई करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है, अपडेटेड किया है। इसके बाद आता है कंप्यूटर रूम या कंप्यूटर फैसिलिटीज़। टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी के टाइम में कंप्यूटर कितने अपडेटेड है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वो भी बच्चों के एक्विजिशन को इम्पैक्ट करती है। क्योंकि जितनी हाई टेक्निक या हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर्स यूज़ किए जाएंगे तो बच्चों की ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन में ईजी होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड ही एक अभी आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, ब्रेन बेस्ड लर्निंग। तो ब्रेन बेस्ड लर्निंग एक्चुअली क्या है, जो कंप्यूटर के द्वारा हम कोई भी कंटेंट को जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इसे इजी फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। आप लोगों ने कई सारे ऐप्स देखे होंगे, तो उनके थ्रू क्या होते हैं, कई टेक्निक्स बता देते हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से ड्राइव हुई, क्या हुआ, तो उसको उसके फार्मूला को जनरेट करने के लिए एक टीवी पे भी ऐड आता होगा, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो बड़ा इजी हो गया कि a+b+ का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab। तो वो किस तरीके से ड्राइव होगा, उस फॉर्मेट को यदि हम कंप्यूटर के थ्रू ब्रेन बेस्ड लर्निंग का यूज़ करते हुए इफेक्टिव मैनर में पढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन हाई हो जाएगी। और जब एक कंसेप्ट को हम इस तरीके से, इस मैनर से पढ़ा देते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरी जगह पे भी कर सकता है। इसी तरीके से रेफरेंस बुक, जैसा कि अभी मैंने लाइब्रेरी में बताया कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वो भी नॉलेज एक्विजिशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अदा करती हैं। भगवत गीता किसी भी कोर्स में एज इट इज़ नहीं होगी कि भगवत गीता में क्या कहा गया था, क्या क्या नहीं कहा गया था, लेकिन रेफरेंस बुक के तौर पे यदि लाइब्रेरी में उसको अवेलेबल करवाया जाए तो हाँ, बच्चा कभी फ्री टाइम में यदि उसका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में या वैल्यूज़ में, तो वो उसे उठा के देख सकता है। उसमें देख सकता है कितने अध्याय हैं, एक अध्याय में कितने श्लोक दोहे दिए हुए हैं। तो ये रेफरेंस बुक भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट अदा करती हैं। यदि कोई ब्रेन बेस्ड लर्निंग पढ़ रहा है, जैसे आप लोग अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, तो किसी का इंटरेस्ट है ब्रेन में, तो रेफरेंस बुक्स ऐसी लाइब्रेरी में होनी चाहिए जो ब्रेन के स्ट्रक्चर को डीप में बताएं कि कौन कौन से लोब हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे है, उनका नेटवर्किंग कैसा है। तो उससे आपका नॉलेज एक्विजिशन उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के एरिया में ऑटोमेटिकली हाई होने के चांसेस बढ़। तो हमने इस तरीके से देखा कि नॉलेज एक्विजिशन को इफ़ेक्ट करने वाले या नॉलेज एक्विजिशन के कई सारे मोड होते हैं, जिसमें पर्सनल मोड है, सेल्फ मोड है, और यहाँ पर इस स्लाइड में हमने पढ़ा है कि एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल मोड्स हैं, जिसमें कि फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, फिर उसके बाद सोसाइटी आती है और मास मीडिया, और लास्ट आती है हमारी गवर्नमेंट। और सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे नेबरहुड, स्कूल्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हमें स्कूल एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसका मेन पर्पस ही नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने का काम है कि लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर करें। तो टीचर जितना इफेक्टिव मैनर में ट्रांसफॉर्म करेगा, उतनी ही इफेक्टिव ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन हो जाएगी। इसके साथ में वहाँ का पीयर ग्रुप, एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम और अदर फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने में, ताकि लर्नर अपनी एक्विजिशन के लेवल को हाई कर सके। ओके, थैंक यू।